नमस्कार बंधुओं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था वारेन हेस्टिंग, और ये बंगाल का गवर्नर था। इसने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया, लेकिन उसके ऊपर कई आरोप लगाए गए और फिर ब्रिटिश संसद में उस पर महाभियोग चलाया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत ये महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड क्लाइव के बाद अगर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना और उसे सुदृढ़ बनाना वारेन हेस्टिंग का काम था। इसलिए उसने अपने कार्यों के साथ साथ कुछ सख्त कदम भी उठाए, कुछ कठोर कदम उठाए, जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने अमानवीय भी बताया। परंतु उसने ब्रिटिश साम्राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया था, ऐसा उसने कहा। तो उसके कुछ विरोधी थे जिन्होंने उसकी आलोचना की है। इन लोगों ने आरोप लगाए उसके ऊपर और उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, यानी इम्पीचमेंट मोशन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत रखा गया था। तो आइए, जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इस पर विचार करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के बाद, जब 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो गया, तो उस एक्ट के पारित होने के बाद 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग हिंदुस्तान से ब्रिटेन वापस चला गया। जब वो वहां पर वापस गया और उसके बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था, जब वहां पर वापस गया तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। उसके ऊपर 23 आरोप लगाए गए थे। तेईस आरोप लगाए गए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के ऊपर। और आरोप लगाने वाले जो लोग थे उसमें उनका सबसे बड़ा विरोधी था वर्क, फॉक्स और शेरिडन। ये 3 अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया था। और ये आरोप लगाया गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद संसद से प्रस्ताव रखे जाने के बाद फिर उस पर मुकदमा चलाया गया और 1788 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक उस पर मुकदमा चलाया गया। और इसके बाद जब मुकदमा चला लंबे समय तक मुकदमा, इस दौरान वारेन हेस्टिंग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। वो बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। जो भारत का गवर्नर था, जिसके आसपास दुनिया की शान और शौकत थी और सेना आगे पीछे चलती थी, प्रतिष्ठा थी, वो व्यक्ति इंग्लैंड वापस जाने के बाद एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। तो उसकी फिर मदद की गई। अब ये मुकदमा चलने के बाद क्या हुआ, न्यायाधीशों ने उसको बरी कर दिया, उसको मुक्त कर दिया महाभियोग से। और उसके बाद कंपनी ने उसकी मदद की थी और कंपनी ने उसको 4000 पाउंड वार्षिक की पेंशन दी और उसको अन्य सम्मान दिया, अन्य सुविधाएं दी उसको, ताकि वो जीवन का अंतिम चरण सही तरीके से सुकून पूर्वक जी सके। तो ये थी महाभियोग की कहानी। लेकिन अब हमें जानना ये है कि आखिर इतने बड़े पदाधिकारी पर क्यों मुकदमा चलाया गया, क्यों महाभियोग लगाया गया, वे क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी। तो अगर हम इसके महाभियोग के कारण देखते हैं तो 4-5 कारण प्रमुख रूप से आते हैं। वैसे तो उसके ऊपर 23 आरोप लगाए गए थे अलग अलग तरीके के, लेकिन उसमें से ये 4-5 आरोप जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है रोहिला युद्ध 1773 ईस्वी। दरअसल रोहिला जो है वो हिमालय की तलहटी में तराई क्षेत्र में स्थित एक बड़ा राज्य था, जिसको रोहिलखंड भी कहते थे। और यहाँ पर रोहिले
शासन करते थे, जो रोहिले अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान की रू घाटी से आए हुए थे, और इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया था, स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। यहाँ के जो शासक थे इस समय वो थे रहमत खां। रहमत खां शासक थे। तो रहमत खां के पूर्व की तरफ जो है वो अवध राज्य था, और पश्चिम की तरफ मराठे आ चुके थे। मराठे जो है वो दक्षिण भारत से निरंतर आगे बढ़ते हुए पश्चिमी क्षेत्र पर आ चुके थे, और मराठों ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक, अब इसी दौरान क्या हुआ कि रोहिला नवाब रहमत खां ने अवध के नवाब से मदद मांगी। तो अवध के नवाब के साथ एक संधि होती है, एक समझौता होता है, एक संधि होती है, और उस संधि के अनुसार ये कहा जाता है कि अवध का नवाब जो है वो रहमत खां की मदद करेगा, और उसके बदले में 40 लाख रुपए रहमत खां नवाब को देंगे। और इस पूरी जो संधि थी, उस संधि की मध्यस्थता कर रहे थे वारकर, एक अंग्रेज अधिकारी थे, वारकर थे, वो इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, यानी एक तरीके की गारंटी ले रहे थे। तो ये स्थिति बनती है। अब इसी समय क्या होता है, इसी समय जो है वो मराठे आक्रमण कर देते हैं, और उसके बाद जो उनका पेशवा माधवराव जो है वो उनकी स्थिति खराब हो जाती है दक्षिण में। तो मराठे इस युद्ध को छोड़ करके दक्षिण वापस चले जाते हैं, और युद्ध नहीं होता है। जब युद्ध नहीं होता है तो भी अवध के नवाब 40 लाख रुपए मांगते हैं रहमत खां से। रहमत खां ये कहते हैं कि जब युद्ध हुआ ही नहीं है, जब आपने हमारी कोई मदद की ही नहीं, तो हम पैसा किस बात का दें। लिहाजा क्या हुआ, अवध के नवाब ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र ये था कि वो वारेन हेस्टिंग से मिले, और वारेन हेस्टिंग के साथ जो है वो संधि की। वारेन हेस्टिंग के साथ संधि करते हैं, और इस संधि में यह तय किया जाता है कि आप रहमत खां पर आक्रमण कर दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप हमें 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए अवध का नवाब वारेन हेस्टिंग को देगा। तो अब क्या हुआ कि अब वारेन हेस्टिंग की सेना ने और नवाब की सेना ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया, और रुहेलखंड को परास्त करके जो रुहेलखंड का क्षेत्र था, रोहिला क्षेत्र था, उसको अवध के क्षेत्र में मिला लिया। तो ये उनका जो कार्य था, इस कार्य को बहुत संदेह की दृष्टि से देखा गया। जब कोर्ट में ये मामला पेश किया गया और उनसे पूछा गया वारेन हेस्टिंग से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए वहां पर था, और कंपनी की स्थिति जो है वो बहुत खराब थी आर्थिक दृष्टि से, इसलिए मैंने धन लेना उचित समझा। ये उन्होंने वहां पर जवाब दिया था। अब ये कहां तक न्यायोचित था ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी भारत के संदर्भ में, इसलिए वारेन हेस्टिंग के विरोधियों ने ये बात कोर्ट में रखी थी महाभियोग के समय। अगली जो बात थी वो राजा चेत सिंह के साथ दुर्व्यवहार। राजा चेत सिंह के जो थे वो बनारस के राजा थे, और बनारस के राजा थे, इनके साथ एक अंग्रेजों की संधि हो गई थी, फैजाबाद की संधि, और उस संधि के आधार पर यह था कि ये 22.5 लाख रुपए वार्षिक जो है वो अंग्रेजों को देंगे, और अंग्रेज फिर इन्हें किसी तरीके से परेशान नहीं करेंगे, इनको स्वतंत्र मान लिया जाएगा, बनारस का स्वतंत्र शासक मान लिया जाएगा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इनसे जब पैसा मिलता रहा वो लेते रहे, और उसके बाद इन्होंने 1 साल के बाद ही 2 साल के बाद ही 22.5 लाख की जगह 5 लाख रुपए अतिरिक्त 5 लाख रुपए अतिरिक्त की मांग की।
राजा ने किसी तरीके से वो अतिरिक्त धन दे दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर ये हुआ कि और अगले साल 5 लाख रुपए और 2000 घोड़े की मांग कर दी। राजा ने हाथ जोड़ लिए, विनम्रता पूर्वक कहा कि भाई हम अब आपकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, जो हमारे साथ तय हुआ था हम केवल वही दे पाएंगे। वारेन हेस्टिंग नाराज हो गया और नाराज होकर के उसने इनके ऊपर जुर्माना कर दिया। और जुर्माने के आधार पर यह कहा गया कि अब आपको 40 लाख रुपए देना होगा। अब आपको 22.5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख रुपए वार्षिक देना होगा। तो इससे क्या हुआ कि राजा चेत सिंह के ऊपर बराबर दबाव बनता रहा और वो पैसा देने में समर्थ नहीं था। लिहाजा वारेन, जब उसने पैसा नहीं दे पाया तो वारेन हेस्टिंग ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और राजा को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इसको चुनारगढ़ के किले में रखा और इसके भतीजे को गद्दी पर बिठा दिया, बनारस का राज्य सौंप दिया कि भाई आप बनारस का शासन चलाइए। तो इस तरीके से राजा चेत सिंह के साथ दुर्व्यवहार हुआ। यह प्रश्न भी जब कोर्ट में उठाया गया, जब कहा गया, तो वारेन हेस्टिंग ने यही जवाब दिया कि कंपनी की माली हालत अच्छी नहीं थी और हमें साम्राज्य को मजबूत करना था, इसलिए मैंने अतिरिक्त पैसा वसूल करने के लिए सोचा, क्योंकि कंपनी को युद्ध के लिए अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता थी। तो ऐसा इन्होंने कहा। तो ये स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती चली गई थी और जिसके कारण से महाभियोग जो है वो काफी मजबूत रहा। लेकिन महाभियोग चला जरूर, लेकिन चूंकि आरोप लगाने वाले भी अंग्रेज थे, जिस पर आरोप लगाया वो भी अंग्रेज था, वकील जो पैरवी कर रहे थे वो भी अंग्रेज थे और जो न्यायाधीश थे वो भी अंग्रेज थे। लेकिन हाँ, कि ये एक ऐसा कार्य जरूर किया गया जिससे कि वारेन हेस्टिंग को परेशानियां झेलनी पड़ी। अगली बात थी अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार। अवध की बेगम, अवध के साथ जो अंग्रेजों का समझौता कई बार हुआ और यहां पर यह था कि 15 लाख रुपए वार्षिक जो है वो अवध का नवाब देता था। जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद संधि की गई थी अवध के नवाब के साथ। उसके आधार पर, जिसको इलाहाबाद की संधि कहा गया था, उस संधि के आधार पर अवध के नवाब को कड़ा और मानिकपुर मिल गए थे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से, और उसके बदले में वो 15 लाख रुपए कंपनी को हर साल देता था। ये पैसा नहीं दे पाया कुछ दिन। उसके बाद क्या हुआ कि जब नवाब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो बेगमें थी, उसका जो उत्तराधिकारी था, उससे पैसा मांगा गया। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, जो पैसा था वो दादी और नानी के पास है। लगभग 2 करोड़ रुपए, ऐसा माना गया कि लगभग 2 करोड़ रुपए जो है वो दादी और नानी के पास है। दादी और नानी मुझे पैसे नहीं दे रही हैं, आप हमारी मदद कीजिए और उनसे पैसा लेकर के हम आपको पैसा चुका देंगे। ऐसा अवध के उस तत्कालीन नवाब ने ऐसा कहा। वारेन हेस्टिंग ने क्या काम किया, तुरंत वहां पर सैनिक टुकड़ी भेजी और उस सैनिक टुकड़ी ने जाकर के अवध की बेगमों पर बहुत अत्याचार किए। अनेक इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की है, चाहे वो भारतीय इतिहासकार हों, चाहे वो V.A. स्मिथ साहब ने भी, जो कि अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भी इसको घिनौना कृत्य कहा है। और जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना की है, चाहे वो रजनी पामदत्त हों, बिपिन चंद्रा हों, जैसे इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की है। तो अवध की बेगमों पर बहुत अत्याचार किया गया और उनके पास जो कुछ भी पैसा था वो उनसे छीन लिया गया और उनको बहुत अमानवीय तरीके से, यहाँ तक लिखा है तो कुछ इतिहासकारों ने कि उनको बूटों
कि बूटों से कुचला गया बेगमों को। जो बेगमें महल के अंदर रहती थी बड़े अदब से और बड़ी शान से, उनके साथ जो ऐसा व्यवहार किया गया, उनको बंदूकों की बूटों से मारा गया, उनको जूतों से रौंदा गया। ये स्थितियां जो थी वो अच्छी नहीं थी। तो जो आरोप लगाने वाले थे उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। अब जब ये सवाल कोर्ट में पूछा गया, जब कोर्ट में पूछा गया तो जब उन्होंने वही जवाब दिया कि हमने साम्राज्य के हित में किया है और कंपनी के पास पैसा था नहीं, अवध का नवाब पैसा दे नहीं रहा था, तो इसलिए हमने पैसा वसूलने के लिए ये कार्य किया था। हो सकता है कि ये कार्य लोगों को पसंद नहीं आया हो। ऐसी बात वॉरेन हेस्टिंग ने कही थी। तो ये था तीसरा कारण। अब चौथा कारण जो था वो नंद कुमार को फांसी। नंद कुमार जो है बंगाल का एक ब्राह्मण था और अमीर भी था। ये जो है सिराजुद्दौला के समय से जो नवाब के खिलाफ बगावत करने वाले लोग थे उनमें से एक था, और ये अंग्रेजों से मिला हुआ था। सारी भारत की गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को देता था, लिहाजा अंग्रेज इसको अपना वफादार मानते थे। जब अंग्रेज वफादार मानते थे और इसको ये राजस्व वसूली का काम, इसको जो है वो राजस्व वसूली का काम सौंपा गया था। इसने वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया कि जो मीर जाफर की विधवा थी, बेगम थी, मुन्नी बेगम, इसने आरोप लगाया है कि वॉरेन हेस्टिंग ने मुन्नी बेगम से 2 लाख रुपए की रिश्वत ली है। रिश्वत का आरोप लगाया है और रिश्वत लेकर के उन्होंने इस मामले को रफा दफा किया है, बंगाल के जो है किया है। ये शिकायत उसने अंग्रेजों से कर दी नंद कुमार ने। जब ये शिकायत कर दी तो नंद कुमार से वॉरेन हेस्टिंग बहुत नाराज हो गया और फिर नंद कुमार पर जो है वो एक आरोप लगा करके, फर्जी आरोप लगा करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलने के बाद फिर इसको क्या किया गया, फांसी दे दी गई। जब इसको फांसी दे दी गई तो खास तौर से अंग्रेजों ने इसकी बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमारा वफादार था, जो हमारे शासन की मदद कर रहा था, कंपनी की मदद कर रहा था, हमें सारी सूचनाएं दे रहा था, ऐसे व्यक्ति को गलत मुकदमे में फंसा करके फांसी दे देना बिल्कुल अमानवीय कार्य था। ये बात रखी गई जो उनके विरोधी थे उनके द्वारा। जब ये मामला कोर्ट में उठा तो कोर्ट ने भी हालांकि इसकी भर्त्सना की, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने ये कहा कि वो व्यक्ति अब वफादार नहीं रहा था, वो व्यक्ति अब कंपनी के साथ षड्यंत्र करने की साजिश कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे में उसके ऊपर लगाए गए आरोप सत्य पाए गए, ऐसा वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था। तो ये चौथा कारण था। अब अंतिम जो कारण था वो था अवध से संबंध। अवध की एक घटना आपको हमने पहले ही बताई है, बेगमों वाली। इसके बाद लगातार अवध के ऊपर दबाव बनता रहा। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि कंपनी ने जो है वो 50 लाख रुपए कंपनी ने अवध के नवाब के साथ फैजाबाद की संधि की और उस संधि के आधार पर ये कहा गया कि वो 50 लाख रुपए देगा और उसके बदले में जो इलाहाबाद का एरिया है, इलाहाबाद जिला है, उसकी पूरी जमींदारी उनको प्राप्त हो जाएगी। ये बात उसमें रखी गई थी। और इसके बाद जो है वो निरंतर वॉरेन हेस्टिंग अवध की निगरानी कर रहे थे और इसके साथ उन्होंने कहा था एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो अवध के क्षेत्र में रहेगा ताकि अवध के नवाब की सुरक्षा की जा सके। और इसी तरीके से जो
जो जो अवध की राजधानी थी, उस राजधानी क्षेत्र में सेना भी रहेगी और इसका पूरा का पूरा व्यय अवध का नवाब उठाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि अवध के ऊपर इतना आर्थिक दबाव डाल दिया गया कि वहां का जो नवाब था वो अब सांस भी लेना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो इतना पैसा कहां से लाए, कहां से देगा। राजस्व से बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो रही थी जिससे कि वो चुका सके। तो लिहाजा अवध का एक तरीके से दमन कर दिया गया, उसको कुचल दिया गया। तो जिसके कारण से इस अवध की प्रजा बहुत दुखी हो गई। अवध के जो राज परिवार के लोग थे वो बहुत परेशान हो गए। तो इस तरीके से ये जब बात उठी कोर्ट के अंदर, तो वारेन हेस्टिंग ने वही घिसी पिटी बात ये कह दी कि कंपनी के हितों को देखते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को देखते हुए ऐसा करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जिनको अनुचित लगा वो हो जाने, वो अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन मुझे उस पद पर रहते हुए ये करना बहुत आवश्यक था, ऐसा मैंने सोचा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर 23 आरोप लगाए गए थे। 23 में से 4-5 बड़े आरोप थे जिनको आपको बताया, जिसके कारण से उन पर महाभियोग चला गया। लेकिन महाभियोग एक दिखावा सिद्ध हुआ। हालांकि उस दौरान परेशान बहुत रहा। 1788 से लेकर 1795 तक, यानी कि लगभग 7 वर्ष तक ये मुकदमा चला और उसके बाद न्यायाधीशों ने उसको बरी कर दिया कि उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन ये 7 वर्ष वारेन हेस्टिंग के बहुत ही दुख में बीते थे, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये थी जानकारी वारेन हेस्टिंग पर चलाए गए महाभियोग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अध्ययन करते रहिए, निरंतर हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।